दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है एनसीईआरटी आधारित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 12, जिसमें हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के विविध प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान किसमें नहीं किया गया है? ऑप्शन है आपके राज्यसभा, जम्मू कश्मीर विधानमंडल, राज्य विधान परिषद या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों राज्यसभा, जम्मू कश्मीर विधानमंडल, राज्य विधान परिषद, इन सभी में किसी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देखिए भारत के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं में किया गया है, लेकिन राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद और जम्मू कश्मीर विधानमंडल में किसी भी जाति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानमंडल दोस्तों, अब देखिए जम्मू कश्मीर विधानमंडल न होकर एक तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और दोस्तों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 330 में लोकसभा और अनुच्छेद 332, याद रखिएगा, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में, अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का उपबंध किया गया है। लोकसभा में वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें कथन एक और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। कारण है कि अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। दोस्तों यहां पर देखिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम व्याख्या देखें तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक है, आयोग निकाय है, न कि संवैधानिक। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित विधि के द्वारा किया गया है। और इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 16 जो है ये किससे संबंधित है? तो उत्तर है भारतीय संविधान के भाग 16 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों देखिए संविधान के 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व था ये समाप्त कर दिया गया है। और इसके पहले आप जानते हैं कि अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा दोस्तों जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन था अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो ये होता है भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों किसी भी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी भारत का राष्ट्रपति है। और आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करता है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति तथा मानवाधिकार और विश्व शांति जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी संख्या 5 है। और आप जानते हैं कि दोस्तों 5 अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस हैं। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे हैं? तो उत्तर है बुतरस बुतरस घाली। दोस्तों, बुतरस बुतरस घाली जो कि मिस्र के हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वें महासचिव के रूप में 1992 से 1996 तक कार्य किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं आपको बताना है। तो दोस्तों, मानवाधिकारों के संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में कुल 30 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को इसको अंगीकृत किया था और 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह है नीदरलैंड की राजधानी द हेग में। दोस्तों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के द्वारा 18 अप्रैल 1946 को की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दलबीर भंडारी से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित अन्य भारतीय न्यायमूर्ति कौन रहे हैं? ऑप्शन है HK कानिया एवं BN राव, JC शाह एवं AN राय, BN राव, नागेंद्र सिंह और आर्यन पाठक, और चौथा ऑप्शन है नागेंद्र सिंह और AN राय। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, BN राव, नागेंद्र सिंह और आर्यन पाठक। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल कवी अहमद यूसुफ हैं। देखिए, अब्दुल कवी अहमद यूसुफ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब तक निर्वाचित भारतीय BN राव 1952-53 में, नागेंद्र सिंह 1973 से 88 तक, आर्यन पाठक 1989 से 1991 तक, इसके अलावा दलबीर भंडारी 2012 से वर्तमान तक हैं और इनको दूसरे कार्यकाल 2018 से 2027 के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है। तो दोस्तों, भारत के जो जजेज रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, BN राव, नागेंद्र सिंह, आर्यन पाठक और दलबीर भंडारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को, और 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया और तभी से प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन है यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदय सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है और इसकी विशेषता यह है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। इसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और वह एक निश्चित कार्यकाल के लिए मुख्य कार्यपालक होता है। और अमेरिकी शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति आम नागरिकों में से अपने मंत्रियों का चुनाव करता है और मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। और इस प्रकार अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के अस्थायित्व की, जबकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व पर अधिक बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि रूस की संसद या पार्लियामेंट को फेडरल असेंबली कहते हैं। दूसरा है कि रूसी संसद में फेडरेशन काउंसिल निम्न सदन है। और तीसरा है रूसी संसद में उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा है। और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल एक, यानी रूस की संसद को फेडरल असेंबली कहते हैं। दोस्तों देखिए, रूस की संसद का नाम फेडरल असेंबली है और संसद का निम्न सदन को स्टेट ड्यूमा और उच्च सदन को फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। फेडरेशन काउंसिल जो है ये उच्च सदन है और निम्न सदन जो है वो ड्यूमा है, स्टेट ड्यूमा। अगला प्रश्न है, तास कहां की समाचार एजेंसी है? तो याद रखिएगा, तास रूस की, पूर्व सोवियत रूस जो था उसकी समाचार एजेंसी तास थी और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसे वर्ष 1992 में इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस यानी ITAR में शामिल कर दिया गया, लेकिन 2014 में इसका नाम पुनः तास कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चीन की संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, जिसका नाम होता है दोस्तों देखिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक कांग्रेस। और दोस्तों वर्तमान में 2980 सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी संसद है, लेकिन वास्तव में यह रबर स्टंप विधायिका है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लिए गए निर्णयों पर मुहर लगाती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद का नाम है दोस्तों डाइट, याद रखिएगा। जापान की संसद डाइट है, जबकि रिक्सडेग स्वीडन की और जनरल कोर्ट्स स्पेन की संसद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोसाद क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है और इसकी स्थापना गोपनीय सूचना प्राप्त करने, गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद से लड़ने के लिए की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी वो कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, आई.के. गुजराल, ए.बी. वाजपेयी या मनमोहन सिंह। तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। 1959 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी और इनके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में, मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005 में और मई 2011 में तथा 2016 में नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या होता है? तो आप जानते हैं प्रेस यानी मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र को पूरे विश्व में स्थापित करने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी के नाते विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों पर नजर रखने के लिए जो मीडिया है उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या फोर्थ स्टेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? देखिए, गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की अखंडता का सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। तो सही उत्तर है गुटनिरपेक्षता। दोस्तों, पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो बौद्ध भिक्षुओं के जो व्यवहार को निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते थे। मानव कल्याण, विश्व शांति के आदर्श, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक देशों ने पंचशील का सिद्धांत अपनाया है। पंचशील के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया है दोस्तों। पंचशील के सिद्धांतों में देखिए 5 सिद्धांत हैं। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। इनमें गुटनिरपेक्षता शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, कृत्यकारी और दूसरा शपथ या प्रतिज्ञान। भारत का राष्ट्रपति, दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोस्तों ये संविधान के विधि की मर्यादा बनाए रखने का संकल्प लेते हैं या शपथ लेते हैं। संसद के सदस्य जो हैं ये कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन के लिए और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता के संबंध में जो है निर्णय लेते हैं। तो देखिए, ए का तीसरा, बी का चौथा, 3, 4, 2 और 1। तो देखिए ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 3, 4, 2 और 1 आपके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, नागेंद्र सिंह, दोस्तों नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। ए का दूसरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अजीत नाथ राय ये भारत के मुख्य न्यायमूर्ति रह चुके हैं। एन राय और आर के त्रिवेदी दोस्तों, देखिए ये आर के त्रिवेदी ये दोस्तों भारत के जो है महान्यायवादी रह चुके हैं। और अशोक देसाई ये भारत के दोस्तों, देखिए इसमें आर के त्रिवेदी 1982 से 1985 से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं और अशोक देसाई भारत के महान्यायवादी रहे हैं 1996 से 98 तक। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है मोंटेक सिंह अहलूवालिया, नंदन नीलकेड़ी, अशोक देसाई या राम सेवक शर्मा। तो सही उत्तर है नंदन नीलकेड़ी। दोस्तों नंदन नीलकेड़ी को 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जे सत्यनारायण है। और मई 2018 तक लगभग 122 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। तो नंदन नीलकेड़ी दोस्तों UIDAI के प्रथम महानिदेशक रहे थे।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें देखिए दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति, और आप जानते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी एक्स ऑफिशियो होता है राज्यसभा का। ए का तीसरा हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर संसद की लोक लेखा समिति जांच करती है, तो बी का पहला हो जाएगा। इसके अलावा जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, इसके बारे में देखिए, तो राज्य का महाधिवक्ता जो है ये उच्च न्यायालय यहाँ इसके लिए होता है, और भारत का महान्यायवादी जो है ये दोस्तों लोकसभा की बैठकों में भाग लेता है। तो आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय प्रेस काउंसिल क्या है? एक वैधानिक संस्था, सांविधिक एवं अर्धन्यायिक निकाय, न्यायिक संस्था या फिर परामर्शी संस्था? तो सही उत्तर है भारतीय प्रेस काउंसिल एक सांविधिक एवं अर्धन्यायिक निकाय है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पीसीआई यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक सांविधिक और अर्धन्यायिक निकाय है। इसकी स्थापना दोस्तों 4 जुलाई 1966 को संसद से पारित एक अधिनियम के द्वारा की गई थी, और इसके वर्तमान अध्यक्ष चंद्रमौली कुमार प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? यद्यपि आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग। तो दोस्तों महिला और बाल विकास विभाग ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय का विभाग नहीं है। देखिए दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा गया है, इसमें वर्तमान में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग उप विभाग के रूप में शामिल हैं। महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन की गई थी, लेकिन 30 जनवरी 2006 को इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम आपको बताना है। इसमें देखिए जो घटनाएं या समझौते हैं, शिमला समझौता, भारत सोवियत समझौता, फरक्का समझौता और ताशकंद समझौता। तो देखिए इसमें सही क्रम हो जाएगा 11 दिसंबर 1966 को भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था, ये 1966 है। इसके अलावा भारत सोवियत समझौता 1972 में हुआ था, और ये है 2 जुलाई 1972 को। भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता 1975 में हुआ था, 1975। और फरक्का समझौता दोस्तों ये 1975 में जो हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3 ये जो समझौते हैं उनका सही क्रम है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ए पिको आंदोलन पी हेगड़े, ये आपका सही सुमेलित है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी सही सुमेलित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, सही सुमेलित है। और शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों साइलेंट वैली मूवमेंट या शांत घाटी आंदोलन सुगथा कुमारी इससे संबंधित हैं, जबकि बाबा आमटे वन्य जीव संरक्षण और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों चेचन्या रूस, ये आपका सही सुमेलित है। देखिए दारफुर माली, ये सही सुमेलित नहीं है। स्वात घाटी इराक, ये भी सही सुमेलित नहीं है। केवल एक आपका सही उत्तर है। दोस्तों चेचन्या रूस का एक गणतंत्र है, और ये काकासस प्रदेश के उत्तर में कैस्पियन सागर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दारफुर ये सूडान के पश्चिमी भाग में एक विवादित क्षेत्र है, और स्वात घाटी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में प्रशासनिक जिला है, ये इराक में नहीं है। तो केवल ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, जिसको एडीबी एशियाई विकास बैंक कहते हैं, इसका इंडिया रेजिडेंट मिशन कहां पर अवस्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या बंगलुरु। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। दोस्तों ये एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, और इसका इंडिया रेजिडेंट मिशन जो है ये नई दिल्ली में स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। देखिए, डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से देश आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, आर्कटिक काउंसिल जो है इसकी स्थापना ओटावा घोषणा पत्र के द्वारा 1996 में की गई थी। इसमें 8 सदस्य देश हैं, डेनमार्क, रूस, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका, आइसलैंड और कनाडा। और इसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण और सहयोग तथा समन्वय और संसाधनों के समुचित उपयोग को प्रोत्साहन देना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 यानी डेनमार्क, 3 यानी रशियन फेडरेशन और 1 देखिए दोस्तों यहाँ पर डेनमार्क है, रूस है और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 1, 3, 5 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो उत्तर आप जानते हैं, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती सिरिमाओ भंडारनायके। ये 1960 में श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ ही दुनिया के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। इसमें आपको जानना है दोस्तों कि एक कथन ऐसा है जो कि सही नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है, तो ये सही है आपका। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है और ये भी आपका सही है। दोस्तों देखिए, वित्त आयोग का गठन जो है ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है और मैडम भीकाजी कामा राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ए और बी आपके सही सुमेलित हैं, लेकिन मैडम भीकाजी कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी। मैडम भीकाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में तिरंगा फहराने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनको भारतीय क्रांतिकारियों की मां के नाम से जाना जाता है, जबकि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, इरिट्रिया, इथोपिया, कांगो गणराज्य या दक्षिणी सूडान। तो सही उत्तर है आपका दक्षिणी सूडान, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दक्षिणी सूडान दोस्तों विश्व का नवीनतम राष्ट्र है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बारबाडोस, देखिए BARBADOS, बारबाडोस जो है दोस्तों ये आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है, क्योंकि इसने 400 वर्षों तक ब्रिटिश उपनिवेश रहने के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राष्ट्र के प्रमुख से हटा दिया है। तो बारबाडोस दोस्तों, बारबाडोस जो है ये नवीनतम गणराज्य है दक्षिण सूडान के बाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ के कैबिनेट मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो वरीयता क्रम के अनुसार इनका सही क्रम क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें भारत में प्रोटोकॉल के महत्वपूर्ण पद जो हैं इनमें आप देख सकते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघ के कैबिनेट मंत्री, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। तो यहां पर देखिए 4, 3, 2 और 1 ये आपका सही क्रम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ के कैबिनेट मंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव, ये भारत में महत्वपूर्ण पदों के पदानुक्रम का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार की वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, राजदूत या लोकसभा का अध्यक्ष। तो सही उत्तर है भूतपूर्व राष्ट्रपति। दोस्तों भारत में मुख्य न्यायाधीश से ऊपर वरीयता क्रम जो है, पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे स्थान पर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, उसके बाद 5वें स्थान पर भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, और इसके बाद 6वें नंबर पर भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष का क्रम आता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष ये वरीयता क्रम पर समकक्ष हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए सुझाव के लिए 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर है BN श्रीकृष्ण। दोस्तों 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष BN श्रीकृष्ण थे, जबकि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK माथुर हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन है देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या चुनाव आयोग। तो सही उत्तर संविधानेतर संस्था नीति आयोग है। दोस्तों, संविधानेतर संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया जाता है और इनका गठन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। और दोस्तों, नीति आयोग जो है इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? तो बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि 22 भाषाएं जो हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 से सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से कोंकणी और नेपाली तथा मणिपुरी को, और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल या हिंदू महासभा। तो सही उत्तर है हिंदू महासभा। दोस्तों, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में ही हुई थी। इस दल ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, जबकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1962 में, 1966 में, 1978 में या 1987 में। तो सही उत्तर है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1962 में। दोस्तों, भारत में अनुच्छेद 352 के आधार पर अब तक 3 बार वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टरबेंस के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन शब्द को जोड़ा गया है। तो भारत में पहली बार 1962 में राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय घोषित किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और ये देखिए, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के संपूर्ण भागों को कवर कर ली। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।